हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल 2023 के लिए हिंदी पेपर 2 में जो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है उसमें काव्य विधि के अंतर्गत जो निर्धारित कवि दिए गए हैं उसमें पार्ट 6 को हम देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद। ये जो हम सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम एमसीक्यू और थ्योरीज दोनों पार्ट को देख रहे हैं, तो ये थ्योरीज का पार्ट है जिसमें हम पार्ट 6 जयशंकर प्रसाद को देखेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 5 तक अपलोड कर दिया है जिसमें हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा को चर्चा कर ली है और एक एमसीक्यू मैंने जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन पे बना दिया है। बाकी मैं धीरे धीरे और एमसीक्यूज बनाऊंगा, जैसा कि जो आपका एग्जाम है वो निर्धारित हो चुका है। जनवरी में 21 और 28 तारीख को एग्जाम है, तो उससे पहले मैं जो सिलेबस है आपका पूरा कंप्लीट करवाने का जो मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा। सबसे ज़्यादा मुझे जो डिमांड आ रही है वो हिंदी साहित्य रामचंद्र शुक्ल को ख़त्म करने की डिमांड आ रही है। तो मैंने पहले भी आपको बताया, जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो कल बनाई थी मैंने, उसमें मैंने बताया था कि टफ चीज़ों पे आपको उतना फोकस नहीं करना है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊँगा, मैं वो चीज़ें करवा दूँगा। मैं उसका पीपीटी जो है वो तैयार कर रहा हूँ। सारी चीज़ें मुझे खुद से करनी होती है, जिस कारण से मुझे चीज़ों में समय लगता है। मुझे खुद से टाइप करना पड़ता है, खुद से ही सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है, जिस कारण से मुझे टाइम लगता है। ठीक है, तो आप समझिए इन चीज़ों को, और वो मैं करवा दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो चीज़ें हैं, जो टफ जो चीज़ें होती हैं उन पे फोकस ना करके जो आसान चीज़ें होती हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, जिससे सिलेक्शन ऐसे ही होता है। सिलेक्शन के लिए आपको ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के लिए आप भारी चीज़ों को बनाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन टफ चीज़, जो आसान सी चीज़ें होती हैं उनको गलत ना करके बनाया जाता है। मतलब कि आसान सी चीज़ों पे आप फोकस करिए, जिसको समय दीजिए उसको ज़्यादा समय दीजिए आसान सी चीज़ों को, और ऐसा ना हो कि टफ चीज़ों को ज़्यादा समय दे के और आसान चीज़ों को आप छोड़ दें, जिसके कारण जो है वो आपका सिलेक्शन ना हो पाए। टफ तो बन ही ना पाए और आसान तो आपने छोड़ ही दिया था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सारी चीज़ों को पे आप फोकस करिए और जो आसान चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए, उस पर ज़्यादा रिविज़न करिए। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इन सब जो वीडियोज़ हैं अपलोड किए हैं उन सबको आप देख सकते हो। इन सारे वीडियोस को यदि आप एक जगह देखना चाहते हो तो जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस जो है वो एक जगह मिल जाएंगे हिंदी पेपर 2 से संबंधित। इसका मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर लोगे। हिंदी में जो कहानी, नाटक, उपन्यास है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। यहाँ से आपको कई सवाल देखने को मिलेंगे, तो इन सबको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो उसको जाके आप पढ़ लोगे। नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन ना के बराबर उम्मीद रहेगी कि होगी, क्योंकि आप पेपर 2 में फिर अच्छा नहीं कर पाओगे। तो कहानी, नाटक, इन दोनों को कम से कम पढ़ लो। उपन्यास नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, उसका समरी कर लो और उसका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या फिर जो क्वेश्चन एमसीक्यूज बनते हैं उनको कर लो। और मैं करवा भी दूंगा कुछ क्वेश्चंस, उनको कर लो तो चीज़ें आसान हो जाती है। ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। इस जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कैसे भी करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्यूआर कोड की जो लिंक है वो भी दी गई है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो जीवन है उसका एक छोटा सा परिचय लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो इनका नाम जो है वो जयशंकर प्रसाद था, ठीक है, और इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी 48 वर्ष की उम्र में। तो ठीक है, उनकी मृत्यु जो है वो थी कब हुई थी? तो वो 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु स्थान भी वाराणसी ही था। तो इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था और मृत्यु भी वाराणसी में हुआ था। ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती है। अभिभावक का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कर्म भूमि इनकी बनारस ही थी और जो कर्म का क्षेत्र था वो किस क्षेत्र में थे? तो वो उपन्यास लिखा करते थे। जो 3 उपन्यास इनके इम्पोर्टेंट है, तो 3 उपन्यास इन्होंने लिखा था। नाटक कई सारे लिखे हैं, जैसे कि ध्रुव स्वामिनी, ऐसे कर ध्रुव स्वामिनी बोल रहा हूँ, हाँ ध्रुव स्वामिनी, कई सारे इन्होंने नाटक लिखे। उसके बाद कविता का कई सारा इनका लिखा गया है, कविताओं का संग्रह भी इन्होंने लिखा है। और इनकी जो मुख्य जो रचनाएं हैं जिनमें चित्राधार एक कवि काव्य संग्रह है, कामायनी जिसके लिए इन्हें जो कमला प्रसाद अवार्ड भी मिला है, एक आंसू है, लहर
झरना, ये सब काव्य है। एक घूंट, विशाख, आजाद शत्रु ये नाटक है। उसके बाद आकाश दीप, उसके बाद आंधी हो गया, ध्रुव स्वामिनी ये भी नाटक है। उसके बाद तितली और कंकाल, तितली और कंकाल जो है वो क्या है, तो ये उपन्यास है। बाकी हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ये सब एक मोटे तौर पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी इसकी मुख्य रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाते हैं। ये किन किन विषयों पर चर्चा करते थे, तो इन्होंने कविता भी लिखी है, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं। इनकी एक निबंध है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्होंने एक निबंध लिखा है, उसको आपको याद रखना है। हम चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे बाकी डिटेल से। इनमें भाषा का प्रयोग इनका कौन सा होता था, तो हिंदी भाषा का इन्होंने प्रयोग सबसे ज़्यादा किया है। हिंदी भाषा में जो खड़ी बोली होती है उसका प्रयोग किया है, और जो ब्रज भाषा है उसका भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी जो चित्रधार है, जो काव्य संग्रह चित्राधार है, चित्राधार जो इनका काव्य संग्रह है, तो चित्राधार में इन्होंने काफ़ी सारी, चित्राधार में इन्होंने कई सारी जो है वो जो ब्रज भाषा में चीज़ों को लिखा है, जो कविताएं हैं उनको ब्रज भाषा में यहाँ पे लिखा है। अब इनको हम डिटेल्ड रूप से देखते हैं कि जो शंकर प्रसाद है उनका जीवन है वो किस तरह से गुजरा, कैसे वो रचनाएं की, क्या क्या चीज़ें उनके साथ घटित हुई। तो यहीं से सवाल बनते हैं। तो जो शंकर प्रसाद है वो हिंदी कवि के एक नाटककार है, कहानी भी लिखते हैं और उपन्यास भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं। इनका जो युग था वो छायावादी युग था, और छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ है उनमें से एक ये माने जाते थे। अब आपको कमेंट में बताना है, आप यदि मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मैंने पिछले 4 के 4 वीडियोज उनमें बताया है कि जो छायावादी के 4 स्तंभ हैं वो किनको कहा जाता है, तो उसको आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था वो 90 लिखा हुआ है, ये 89 कर लो, और काशी में हुआ था, जो बनारस है वहाँ पे हुआ था। और जो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो काशी का जो क्वींस कॉलेज था वहीं पे हुआ था। लेकिन ये जो कॉलेज है उनमें बहुत कम दिनों तक इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद इनकी जो शिक्षा थी वो घर पे ही प्रबंध किया गया था, घर से अच्छे थे, जिस कारण से इनकी शिक्षा घर पे ही प्रबंध की गई थी। हिंदी और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया था। और जो प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षक थे, उनका नाम था श्री मोहिन लाल गुप्ता। ये सवाल जो है वो पूछा जाता है, श्री मोहिन लाल गुप्ता, उनका जो उपनाम था वो रसमय सिद्ध नाम था, ठीक है, रसमय सिद्ध। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रसाद जी है उनका जो प्रथम जो शिक्षक है वो कौन सा, तो रसमय सिद्ध आप याद रख सकते हैं, जिनको श्री मोहिनी लाल गुप्ता भी कहा जाता है। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक महामहोपाध्याय, ये तो उपाधि है, ठीक है। पंडित देवी प्रसाद शुक्ल याद रख लो, पंडित देवी प्रसाद शुक्ल है, जो कि उन्हें काव्य गुरु माना जाता है। यदि आपसे सवाल पूछे कि जयशंकर प्रसाद है उनका काव्य गुरु कौन है, उनके जो कविताएं हैं उनका गुरु किसे कहा जाता है, तो उन्हें देवी प्रसाद शुक्ल है, वो उनको कहा जाता है। जो चक्रवर्ती हैं, कवि चक्रवर्ती इन्हें कहा जाता है, यही जो इनके काव्य गुरु हैं। तो इसको आपको याद रखना है। 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने जो कलाधार है, जो मैंने अभी पीछे भी बताया था, 9 वर्ष की उम्र में कलाधार नाम से ब्रज भाषा में इन्होंने एक सवैया लिखा था। सवैया एक छंद का प्रकार होता है, जैसे कि छंद में दोहे आते हैं, सोरठ आते हैं, तो उसी तरह से सवैया भी आता है। तो सवैया एक छंद का प्रकार है, तो इसमें इसको लिखा था किन्होंने, तो 9 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद ने ये लिखा था। तो ये आपको याद रखना है। जो जयशंकर प्रसाद है, इन्होंने वेद हो, चाहे वो इतिहास हो, पुराण हो, जो साहित्य शास्त्र हो, इन सब का इन्होंने गंभीर से अध्ययन किया था। काफ़ी विस्तृत रूप से इन्होंने इनका अध्ययन किया था। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि जो जयशंकर प्रसाद है उनकी पहली जो कविता है, उनकी पहली कविता है वो कौन सी है, तो सावक पंचक। इनकी जो पहली कविता है वो सावक पंचक है, जो कि सन 1906 ईस्वी में, इनकी जो पहली जो कविता है वो सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु जो पत्रिका हुआ करती थी, भारतेंदु पत्रिका, उसमें कालाधार नाम से छपा था, ठीक है, कलाधार नाम से छपा था। कौन सी जो कविता थी, तो सावक पंचक 1906 ईस्वी में ब्रज भाषा में छपी थी। ये उनकी पहली कविता थी और इनका नाम क्या था, तो वो कलाधार था। कौन सी पत्रिका में छपी थी, तो भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इनके बारे में जो कवि गोलेंद्र पटेल हैं, इनकी जो कविता आती है, गोलेंद्र पटेल की जो कविता है कठौती और करघा है, इसमें काशी के संदर्भ में वो कहते हैं कि रविदास की कठौती और कबीर के करघे के बीच तुलसी का दुख एक सेतु की तरह है, जिस पर गुजरते हुए हम प्रसाद
प्रेमचंद्र और धूमिल आदि के दर्शन होते हैं। यह काशी, बेगमपुरा, अमरदेवसा और राम राज्य की नाभि है। ये कहाँ लिखा गया है? तो कठौती और करघा में लिखा गया है। और इसे किसने लिखा है? तो इसे गोलेंद्र पटेल ने लिखा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ये कथन भी है, वो आपसे पूछा जा सकता है जब आपको जो एग्जाम है वहाँ पे जब प्रश्न हार्ड किए जाएंगे तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी इनकी संभावनाएं काफ़ी कम होती है। जो प्रसाद जी हैं, जो जयशंकर प्रसाद है, उनकी साहित्य में क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं? तो जयशंकर प्रसाद की जो साहित्य है उसका प्रमुख होता था कि वो राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय जो चेतना होती है वो उनका प्रमुख होता था। जो साहित्य है उसके सहारा से वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस करने का प्रयास करते थे। उनकी जो नाटक भी आप देखोगे तो उनके जो प्रसाद जी का नाटक है उसमें आपको भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से जो राष्ट्रीय जागरण है उसका इन्होंने काम किया। जो भारत की हिस्ट्री है उसको वर्तमान के रूप में लाने का प्रयास किया। जैसे समुद्रगुप्त लिख दिया, समुद्रगुप्त में जब जो समुद्रगुप्त में स्कंदगुप्त जब इन्होंने लिखा, स्कंदगुप्त नाटक जो लिखा, तो स्कंदगुप्त में जो हुनों को स्कंदगुप्त ने हराया था, ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो उससे वो कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश को आप इसी तरह से हरा के भगाइए। तो एक वो साहित्य है, उसके सहारे से अपना संग्राम वो लड़ रहे थे। आज़ादी की लड़ाई है वो साहित्य के सहारे से लड़ रहे थे, क्योंकि साहित्य उससे भी बड़ा लड़ाई होता है जिसमें आप हजारों लोगों को एक जो लेख लिखकर आप उनको अपने ऊपर प्रेरित कर सकते हो, उनको युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर सकते हो। तो एक लेखक में यही गुण होता है जो उन्होंने किया था। जैसे स्कंदगुप्त, मैंने बताया था कि स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था, तो उसको ही एक वर्तमान आधार देकर भारत को, जनता को यह बताना चाहते थे कि आप भी अंग्रेजों को हरा सकते हो। तो जो प्रसाद जी हैं उनके नाटक में आप क्या देखते हो? तो नाटक में भी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के गौरव से राष्ट्रीय जागरण का प्रयास किया। चाहे वो साहित्य हो, वहाँ पे इन्होंने राष्ट्रीय जागरण को फैलाने का प्रयास किया। और इनकी जो कविताएं और कहानियां हैं इसमें भी भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक इनमें देखने को मिलती है। तो यही चीज़ें हैं जो यहाँ पे इनके बारे में आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कि इनका जो लेखन कार्य है, लेखन कार्य से सबसे अधिक जो सवाल पूछे जाते हैं वो यहीं से आपको पूछे जाएंगे। तो इनका लेखन कार्य में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इन्होंने कविताएं लिखी है, कहानियां लिखी है, नाटकें लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे और जहां से भी प्रश्न बनते हैं, जहां से भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, उन सबको भी हम देखेंगे। तो आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से छूट जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो सबसे पहले हम उनकी जो कविताएं हैं उनको एक वन लाइन फॉर्म में देख लेंगे और उसके बाद उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जो कविताएं हैं उनको वन लाइन फॉर्म में देख लीजिए। तो सबसे पहले इनकी कविता प्रेम पथिक है। प्रेम पथिक है जिसका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे कि आप 29 तारीख वाला पेपर देख लो, ये जो वीडियो है वे मैंने अपलोड भी कर दिया है। 29 तारीख का जो नगर पालिका का जो पेपर हुआ था, नगर निगम का जो पेपर हुआ था नगर पालिका का, उसको आप जाके चेक कर लो। यहाँ पे आप देखोगे कि जो डेट्स होती हैं, वो प्रकाशन जो वर्ष होता है वहाँ से सवाल आते हैं, जिस कारण से आपको प्रकाशन वर्ष तो याद करना ही होगा, और वो भी इंपॉर्टेंट बुक्स के। तो ये जो प्रेम पथिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसीलिए आपको इसका जो प्रकाशन वर्ष है इसका ये आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, तो ये जो इनका जो कविता है, ये जो प्रकाशन वर्ष है उसको आप याद रखें 1909 ईस्वी। उसके बाद ये जो प्रथम जो संस्करण है ये ब्रज भाषा में है और इसका संशोधित और परिवर्तित संस्करण खड़ी बोली में लिखा गया है, जो कि 1914 ईस्वी में लिखा गया है। उसके बाद करुणालय है। उसके बाद इनका जो काव्य नाटक है वो कौन सा है? तो वो करुणालय है, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये अपडेट नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चित्राधार के प्रथम संस्करण का जो करुणालय में संकलित है, परंतु 1928 ईस्वी में इन दोनों को स्वतंत्र रूप से भी प्रकाशित किया गया था। तो ये जो चित्राधार है ये आपको याद रखना है। करुणालय की अपडेट ना याद रखो तो कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है महाराणा प्रताप का महत्व। ये आपको डेट याद रखनी है, 1914 ईस्वी। महाराणा प्रताप का जो महत्व है ये भी चित्राधार के प्रथम संस्करण में करुणालय के साथ ही संकलित थी, परंतु 1928 में इसको भी स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया गया था। तो इसका स्वतंत्र रूप से प्रकाशन आपको पूछेगा तो 1928 आपको याद रखना है। ठीक है, और जो महाराणा प्रताप का महत्व है ये किसने लिखा है ये भी आपसे पूछा जाएगा, सबसे इजी सवाल। तो ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद चित्राधार है, ये एक इनका काव्य संग्रह है जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। काव्य संग्रह उसको बोलते हैं जिसमें कई सारे
कविताओं को एक जगह लाकर संग्रहित कर दिया जाता है तो उसे काव्य संग्रह कहा जाता है। तो इनका संशोधित मतलब जो संशोधित जो परिमार्जित संस्करण है वो भी 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये 1928 है, ये काफ़ी क्रूशियल डेट है, तो आप 1928 आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद कानन कुसुम है, कानन कुसुम भी एक इनका काव्य संग्रह ही है। तो कानन कुसुम का प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ था और ब्रज भाषा मिश्रित प्रथम संस्करण 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और जो संशोधित था वो कब हुआ, तो संशोधित संस्करण 1918 ईस्वी में। उसके बाद फिर से संशोधित संस्करण जो कि खड़ी बोली का संस्करण था वो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो एक वर्ष आगे 1928 से एक वर्ष आगे 1929 ईस्वी में इसका जो खड़ी बोली का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो कानन कुसुम हो या फिर चित्राधार हो या फिर महाराणा प्रताप का महत्व हो या फिर करुणालय हो, इनका स्वतंत्र प्रकाशन कब हुआ था, तो ये 1928 में हुआ था। और एक अलग से आप रख लो 1929 आपको याद रखना है कौन सा, तो कानन कुसुम का। उसके बाद झरना इनकी कविता है जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और जो परिवर्धित जो संस्करण है वो 1927 ईस्वी में। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये प्रकाशन आपसे याद रखना है 1918। उसके बाद आपको आंसू है, आंसू का संस्करण तो जो प्रकाशन है वो आप याद ना रखो फिर भी चलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि आंसू जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद लहर जो कविता है ये भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है 1935 ईस्वी। तो इसको आपको सिर्फ याद रखना है कि ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद कामायनी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट आपको याद रखनी होगी 1936। इस कामायनी के लिए इन्हें अवार्ड भी मिला। ये एक महाकाव्य है, ठीक है, ये एक महाकाव्य है, ये एक महाकाव्य है और ये 15 सर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, 5 सर्ग मतलब कुछ नहीं, अध्याय है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये 15 सर्गों में बटा हुआ है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो प्रसाद जी ने जो कविता है वो ब्रज भाषा से ही आरंभ होती है। इनकी जो काव्य की जो शैली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1906 ईस्वी में इनका जो पहला काव्य था वो ब्रज भाषा में ही इन्होंने लिखा था, 9 वर्ष की उम्र में लिखा था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये उनकी जो आरंभ होती है वो ब्रज भाषा में होती है और उपलब्ध सोर्सों के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि 1901 ईस्वी में इन्होंने अपनी जो रचना है वो प्रारंभ तो की थी, एक सवैया तो लिखा था, लेकिन उनका प्रकाशन जो है वो प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वो सावक पंचक नाम से हुआ था। सावक पंचक इनकी कविता थी जो कि कलाधार नाम से प्रकाशित हुई थी। और कहाँ प्रकाशित हुई थी, तो 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और भारतेंदु जो पत्रिका है वहां पे प्रकाशित हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है, इंदु। इंदु जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इंदु जो पत्रिका है इसको कौन देखते थे, ये किसकी पत्रिका है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो पत्रिका है वो जो शंकर प्रसाद की है। तो 1909 ईस्वी में इंदु उनका कविता संग्रह में, इंदु जो है वो जो पत्रिका में उनका कविता संग्रह प्रेम पथिक है वो प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, तो वो 1909 ईस्वी में हुई थी। प्रेम पथिक के पहले जो ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी, जो प्रेम पथिक था वो सबसे पहले तो ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई, लेकिन बाद में इसको संशोधित कर परिवर्तित कर खड़ी बोली में भी इसका प्रकाशन किया गया 1914 ईस्वी में और इसका नाम प्रेम पथ रखा गया। ठीक है, इसका नाम जो है वो प्रेम पथ रखा गया और उसमें फिर कुछ अंश में बदलाव कर दिसंबर 1914 ईस्वी में चमेली शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ठीक है, चमेली शीर्षक से भी यही प्रकाशित हुआ, तो बस नाम आपको याद रखना है। बाद में एकत्रित रूप से ये जो कविता है वो प्रेम पाथिक नाम से प्रसिद्ध हुई। तो प्रेम पाथिक ही आपको बार बार पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा है, वो जयशंकर प्रसाद की कविताएं नहीं है, तो उसमें आपको प्रेम पाथिक देखने को मिल जाएगा, है या नहीं है, ऐसा करके। जो जयशंकर प्रसाद हैं उनके जो प्रेम पथिक है उसके बारे में सत्य प्रकाश मिश्रा कहते हैं कि प्रेम पथिक का महत्व प्रसाद की व्यापक और उदार दृष्टि, सर्वभूत हित कामना, समानता की इच्छा, प्रतिपद कल्याण करने का संकल्प और प्रकृति की गोद में सुख का स्वप्न आदि के बीज भाव कारण तो है ही। और प्रसाद ने प्रेम की अभूति परक अनेक रूपों को जो वर्णन किया है उसके कारण भी है। तो ये आपको ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो जब एग्जाम टफ किया जाता है तो उसमें कथन भी पूछा जाएगा, वैसे इसकी पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी कम होती है, तो ये आपको याद रखना है। करुणालय का प्रकाशन जो है वो 1913 ईस्वी में इंदु में हुआ था। इंदु मैंने बताया ये जयशंकर प्रसाद की एक पत्रिका थी। 1914 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित जो महाराणा का महत्व शीर्षक कविता महाराणा प्रताप के साथ अमर सिंह पर भी केंद्रित है। इसमें महाराणा प्रताप और अमर सिंह के बारे में चर्चा की गई है। तो ये आपको पूछा भी जा सकता है कि जो महाराणा प्रताप का महत्व है इसमें किसकी चर्चा की गई है, तो आप सोचोगे कि सिर्फ महाराणा प्रताप की है, तो नहीं, इसमें अमर सिंह की भी चर्चा की गई है। ये स्वाधीनता प्रेम
जो स्वाधीनता प्रेम है, पराधीनता के खिलाफ संघर्ष है, मतलब कि जो अंग्रेज है, अंग्रेज इस समय नहीं, इसमें मुगल जो थे, तो मुगल के खिलाफ जो संघर्ष है, स्वाधीनता के बाद पराधीनता, पराधीनता का मतलब होता है दूसरे के अधीन रहना, परा मतलब दूसरा हो जाएगा और धीनता मतलब अधीन रहना, तो पराधीनता के खिलाफ संघर्ष है और स्वाधीनता से प्रेम है और स्वतंत्रता को हर कीमत पर बनाए रखने के शौर्य और संकल्प की कथात्मक कविता है। ठीक है, ये कविता है। ठीक है, और उसके बाद जो प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं का जो संग्रह है वो चित्राधार था। जो इनकी प्रारंभिक रचनाएं हैं प्रसाद जी की, उसमें उसका जो संग्रह है वो चित्राधार था, जिसका पहला संस्करण 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, परंतु उनका जो पहला प्रकाशित काव्य संग्रह था, ये बातें आपको याद रखनी है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि पहला उनका प्रकाशित काव्य संग्रह था वो कौन सा था, तो वो कानन कुसुम था, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1913 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, जो इनका जो पहला जो प्रकाशित काव्य संग्रह था वो कानन कुसुम था, और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जो प्रारंभिक रचनाओं का संग्रह जो है वो कौन सा है, तो वो चित्राधार था, जिसका संस्करण है वो प्रकाशन जो है वो 1918 ईस्वी में हुआ था। इनका तीसरे संस्करण के विवरण से पता चलता है कि जो प्रथम संस्करण में उस समय तक रचित जो प्रसाद जी की खड़ी बोली के साथ जो ब्रज भाषा की कविताएं भी संकलित थी। ठीक है, ब्रज भाषा की कविताएं भी संकलित हुआ करती थी। बाद में संस्करण में इसमें खड़ी बोली की केवल कविताएं लिखेगी और ब्रज भाषा की जितनी भी कविताएं थी उनको हटा दी गई। ठीक है, जो चित्राधार में संकलित जो कर दी गई। ठीक है, जो कानन कुसुम में जो ब्रज भाषा की कविताएं थी उनको कहाँ रख दिया गया, तो उनको चित्राधार में संकलित कर दिया गया। चूंकि चित्राधार में संकलित रचनाएं कालक्रम में कानन कुसुम में संकलित रचनाओं से पहले की थी, ये आप याद रखोगे, जो कानन कुसुम में रचनाएं संग्रहित की गई है उससे पहले जो रचनाएं जो चित्राधार में जो संस्कलित की गई है ब्रज भाषा की रचनाएं वो उससे पहले की थी, जिस कारण से जो जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं कि चित्राधार को पहले और कानन कुसुम को दूसरे काव्य संग्रह के रूप में स्थान दिया जाता है। ठीक है, जो आपसे पूछ लिया जाए कि पहला इनका जो काव्य संग्रह है वो कौन सा है, तो वो चित्राधार रखेंगे और बाद में कानन कुसुम रखेंगे। तो कानन कुसुम को बाद में रखना है और चित्राधार को आपको पहले रखना है। लेकिन डेट्स आपसे पूछ लिया जाए तो प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि 1918 पहले, 1918 तो बाद हो जाएगा, लेकिन 1918 में चित्राधार है और चित्राधार को पहले माना जाएगा क्योंकि इसमें जो पुरानी जो कविताएं हैं वो रखी गई थी। इसको कविताओं के आधार पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कविताओं के आधार पे बताया गया है, डेट्स के आधार पे नहीं कि इसका प्रकाशन कब हुआ है। इसमें चूंकि चित्राधार में जो है वो कविताएं हैं वो पुरानी रखी गई थी, जिस कारण से कहा जा रहा है कि ये जो इसका प्रकाशन पहले माना जाता है, लेकिन इसका प्रकाशन पहले नहीं हुआ है। ठीक है, इसका जो प्रकाशन है वो पहले नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो कविताएं हैं वो पुरानी हैं, जो ब्रज भाषा की कविताएं हैं, जिस कारण से कहा जाता है चित्रकार है वो कानन कुसुम से पहले की कृति है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखोगे आप, ये कानन कुसुम से पहले की है। क्यों है? क्योंकि इसमें संग्रहित जो कविताएं हैं वो पहले की है। ठीक है, बाकी इसका प्रकाशन तो बाद में हुआ था 1918 में, और कानन कुसुम का प्रकाशन 1913 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, इतनी चीजें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो सन 1918 ईस्वी में जो चित्राधार के प्रकाशन के प्रथम संस्करण में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में लिखी गई जो कलाधार है और जो प्रसाद है वो छाप की कविताओं के साथ संकलित की गई, और 1928 ईस्वी में प्रकाशित इनके दूसरे संस्करण में केवल ब्रज भाषा की ही रचनाएं मिलती है। 1928 ईस्वी में जो इनका जो दूसरा संस्करण जो आता है, इसमें आपको जो रचनाएं मिलेगी वो केवल कौन सी मिलेगी, तो केवल ब्रज भाषा में ही रचनाएं आपको मिलेगी। कहाँ पे? चित्राधार में। तो चित्राधार के प्रथम संस्करण में करुणालय एवं महाराणा प्रताप का महत्व शीर्षक की कविताएं भी संकलित थी, परंतु जो 1928 ईस्वी में इसका जो संकलन किया गया, इसमें से इन दोनों को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर दिया गया था। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। और ये सारी भी कविताएं हैं जिसमें आपको उर्वशी, भव्रबहू, करुणालय, महर्षि, उसके बाद पंचायत, प्रकृति, सौंदर्य, सरोज, भक्ति आदि रचनाएं थी। इनको भी चित्राधार से एक अलग निकाल कर उसका अलग से प्रकाशन किया गया था। चित्राधार में संकलित जो कथा मूलक भाव है, चित्राधार में जो संकलित कथा मूलक भाव है उसमें 3 कविताएं आती है। एक वन मिलन, दूसरा अयोध्या का उद्धार और तीसरा प्रेम राज्य। ठीक है, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। चित्राधार में कथा मूलक जो भाव है उसमें कौन कौन सी आपको कविताएं मिलेगी, तो 3 मिलेगी, वन मिलन,
अयोध्या का उद्धार और प्रेम राज्य। तो वन मिलन किससे संबंधित है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि वन मिलन का क्या है। तो वन मिलन अभिज्ञान संकुतलम पर आधारित है। जो अभिज्ञान शकुंतलम जो कविता है, जो संग्रह है, उसके संग्रह पे एक कविता लिखी गई है। कौन सी? तो वो वन मिलन। उसके बाद अयोध्या का उद्धार जो कविता लिखी गई है, किस पे लिखी गई है? तो ये कालिदास का जो रघुवंशम है, कालिदास का जो रघुवंशम का 16वां सर्ग है, ये उस पे लिखा गया है। तो अयोध्या का उद्धार लिखा गया है रघुवंशम पे। और जो प्रेम राज्य है, प्रेम राज्य किस पे लिखा गया है? तो प्रेम राज्य जो विजयनगर और अहमदाबाद के जो तालीकोट्टा का युद्ध हुआ था, जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था, तालीकोट्टा का युद्ध। और ये जिसे राष्ट्रीय तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। तो ये आप याद रख, जीएस में आपने इसको पढ़ा भी होगा, तालीकोट्टा का युद्ध। तो इसी ऐतिहासिक जो घटना है उसको ध्यान में रखकर प्रेम राज्य जो है वो संग्रह लिखा गया है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। प्रसाद जी जो है वो खड़ी बोली में ज़्यादा रचनाएं हैं वो करते थे। इनका जो प्रथम जो संस्करण था कानन कुसुम, और इसमें सन 1909 से लेकर 1917 तक की जो कविताओं का संग्रह इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। प्रायः जो सभी कविताएं हैं वो पहले इंदु में प्रकाशित हो चुकी थी। यहाँ तक कि जो कविताएं हैं वो जो प्रसाद जी की प्रारंभिक दौर की कविताएं हैं, जिसमें काव्य विकास की अपेक्षा विकास के संकेत ही अधिक उपस्थित हो पाए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। 1918 ईस्वी में प्रसाद जी की सुप्रसिद्ध जो संग्रह है वो झरना प्रकाशित हुई थी। कब? 1918 ईस्वी में। और इसके बाद जो प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता है, ये आपको याद रखना है कि प्रसाद जी की प्रथम जो है छायावादी कविता जो प्रभात है उसका प्रकाशन किया गया था। तो ये भी आपको प्रभात याद रखनी है। आरंभ में जो इनकी जो रचनाएं हैं, ये जो 24 कविताएं हुआ करती थी, जिसका दूसरा संस्करण 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिनमें कुल मिलाकर रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि 33 रचनाएं हुआ करती थी। बाद में इसमें विषाद और जो बालू की बेला है, खोलों के द्वार, बिखारे हुए प्रेम, किरण, वसंत की प्रतीक्षा, इन सबको जोड़ा गया, और जो कि पहले संस्करण में नहीं था। झरना जो है वो एक दृष्टि से प्रेम के विविध अनुभवों और जीवंत वर्णन है। इसके साथ ही इसमें लोक मंगल की जो भावना है, दीन दुखी तथा दलितों के दुख के अंत की कामना भी है। तो ये झरना में इन सब चीज़ों पे जो शंकर प्रसाद है उन्होंने फोकस किया है, जो प्रेम को उदार बनाती है, ठीक है। उनके जो समालोचक के विचार में छायावाद की प्रतिष्ठा पूर्वक कुछ कविताएं इस संग्रह में संकलित है। इसमें प्रसाद जी के जो भाव हैं उदात्त काव्य विकास के संकेत को प्रभुत्व मात्र में मिलती है, परंतु जहां तहां भाषा का जो है वो अनगढ़ लय का अभाव और उदात्तता की न्यूनतम रचनात्मक पौष्टिकता में बाधा भी बनाती है। तो ये चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। यहाँ से जो सवालें हैं वो कम बनेंगी, जो फैक्ट्स है वहीं से ज्यादा सवालें बनते हैं। तो फैक्ट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। फैक्ट्स जो है वो उसी पे आपको याद रखनी है। प्रहलाद जी की जो काव्य रचना का दूसरा दौर का आरंभ आंसू से होता है। तो आंसू इनकी रचना है, कवि काव्य रचना है, ये आपको याद रखना है, जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था, जो कि साहित्य सदन चिरगांव से प्रकाशित हुआ था। चिरगांव कहाँ है? तो चिरगांव झांसी में था। झांसी कहाँ है? तो वो उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। प्रसाद जी की जो गीतात्मक सृष्टि के शिखर जो है वो लहर का है। लहर इनकी काव्य संग्रह है। लहर जो है वो इनकी कविताएं हैं, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। और इस संग्रह में 1930 से लेकर 35 तक की रचनाएं संकलित है। जो लहर है ये इनका काव्य संग्रह है, कानन कुसुम की तरह। तो ये उसमें जो है वो 30 से लेकर 35 तक की जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इनके संग्रह के नाम से, इस संग्रह के नाम से इसमें जो इनकी जो भावधारा है उसमें डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र ने लिखा है कि लहर की पहली ही कविता में जो रचना के नामकरण और प्रतीकार्थ का कारण भी है, उसे सूखे तट पर करुणा की नाव अंगड़ाई सी और मलयानी की परछाई सी छिटकने और छटकने की आकांक्षा है। ये इन्होंने लिखा है, सत्यप्रकाश मिश्र ने लिखा है इनके बारे में। जो लहर जो कविता है इसके बारे में इन्होंने ये लिखा है। प्रसाद जी की जो काव्य शिल्प के प्रति जो असंतोष व्यक्त करने के बावजूद जो लहर है, इसके संबंध में सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद पुनर्मूल्यांकन नामक जो पुस्तक है, छायावाद पुनर्मूल्यांकन नाम की पुस्तक है, उसमें जो सुमित्रा नंदन पंत है उन्होंने लिखा है कि लहर के गीतों में गंभीर मामिर्य अनुभव तथा बुद्ध की करुणा का भी प्रभाव है। प्रसाद जी की जो भाव जगत है वो झरना की प्रेम व्याकुलता तथा चंचल भावुकता से बाहर निकलकर उसकी व्यापक जीवानुभूति को अधिक सबल, सुगठित और अभिव्यक्ति दे सका है। तो ये किसने कहा है? जो वैचारिक मतभेद तो था इनमें, जो
जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनकी वैचारिक मतभेद था, असंतोष था इनके प्रति, जयशंकर प्रसाद के प्रति, लेकिन इसके बावजूद भी लहर के बारे में इतनी चीजें कहा है किसने, तो वो सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद पूर्ण मूल्यांकन नामक जो पुस्तक है उसमें इन्होंने कहा था। 1936 ईस्वी में इन्होंने कामायनी का प्रकाशन किया था, जिसको मैंने पहले भी बता दिया है। इसकी रचना जो जयशंकर प्रसाद है, इसमें 7 वर्ष इनमें लगाए थे और इनमें कुल 15 सर्ग है। मैंने पहले भी आपको इसकी चर्चा कर दी है और ये एक महाकाव्य है, ठीक है, ये एक महाकाव्य है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सबसे जो शिखर जो जयशंकर प्रसाद का दिखता है, वो रचनात्मक शिखर है, वो किसमें है, तो वो कामायनी में ही आपको देखने को मिलता है। तो कामायनी किसकी रचना है, ये आपको याद रखनी है। अब बात आती है कहानी संग्रह की। इन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी है जयशंकर प्रसाद की, तो छाया, इसकी जो कहानी संग्रह है वो 5 आपको याद रखने हैं। कहानी कई सारी हैं, लेकिन कहानियों को एक जगह जब कर दिया जाता है तो उन्हें कहानी संग्रह कहा जाता है। तो इसमें आपको छाया याद रखनी है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो इंद्रजाल का प्रकाशन वर्ष भी आप याद रखें, 1936 ईस्वी प्रकाशन वर्ष इंद्रजाल का है, तो ये आपको याद रखनी है। तो कहानी में हम देखेंगे कि कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी की जो आधुनिक ढंग की कहानियां की आरंभीयता माना जाता है। जो आधुनिक ढंग की कहानियां लिखने का जो दौर चला वो किससे माना जाता है, तो वो जयशंकर प्रसाद से ही माना जाता है। सन 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी पहली कहानी जो थी वो ग्राम प्रकाशित हुई थी। तो ये सबसे ज़्यादा फैक्ट आपको याद रखना है कि जो जयशंकर प्रसाद है उनकी पहली जो कहानी है वो कौन सी थी, तो वो ग्राम थी। कहाँ प्रकाशित हुई, तो वो इंदु जो उनकी जो काव्य संग्रह है, जो कहानी का संग्रह है, उसमें प्रकाशित हुई थी। जो उनकी पत्रिका है उन इंदु, उसमें प्रकाशित हुई थी। और कब प्रकाशित हुई थी, तो वो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उनके जो 5 कहानियों संग्रह में कुल मिलाकर 70 कहानियां आपको मिल जाएगी, ठीक है। उनकी जो संग्रह है, उनके जो कहानियों का संग्रह है वो 5 है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया भी, तो उसमें आपको लगभग 70 कहानी मिल जाएगी, जिसमें आपको चित्राधार में संकलित उर्वशी और बहुवीर्य जो बुभ्राभान्य, उसके बाद जो उर्वशी और उर्वशी चंपू, ये दोनों अलग चीजें हैं, ये भी आपको यहीं पे संकलित मिल जाएगी, उर्वशी और उर्वशी चंपू। कहानी जो है उसके संदर्भ में जो जयशंकर प्रसाद है, वो उनका जो स्पष्ट एक संकेत था, तो वही वो कहना चाह रहे, जो उनका कहानी संग्रह छाया है उसमें वो छाया की भूमिका में लिखते हैं कि छाया का नाम का वो स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं, प्रसाद जी मानते हैं कि छोटी छोटी जो असंख्य जो घटनाएं होती है उनको पुनः चित्रित नहीं किया जाता है इतने छोटे संग्रह में। कहानियां इतनी छोटी छोटी होती है कि इसमें सारी चीज़ों को आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपूर्णता कलात्मक रूप से उसकी सबलता ही बना देती है। जो कविताएं, जो कहानी संग्रह है, उसके बारे में वो कहते हैं कि जो अपूर्णता होने के बावजूद भी इसमें जो कलात्मक रूप से उसकी सबलता ही बन जाती है, क्योंकि वह मानव हृदय के अर्थ के विभिन्न आयामों की ओर प्रेरित करती है। इनका कहना है कि जब कहानियां छोटी छोटी लिखी जाती है तो उसमें जो इमेजिनेशन है, सोचने की जो क्षमता है पाठक की, वो बढ़ती चली जाती है। वो इमेजिन करने लगता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो वो मानव हृदय के जो विभिन्न जो आयाम है उसको प्रेरित करती है। तो वही इसी कारण से वो कहानियों को भी अच्छा मानते हैं। जो यदि जयशंकर प्रसाद के शब्दों में कहें तो वो कल्पना के विस्तृत कानन को छोड़कर उसे घूमने का अवकाश देती है। कहानी जो होती है वो कल्पना के जो विस्तृत जो कानन होते हैं उसको छोड़कर आप जो अवकाश देती है, जिसमें पाठक को विस्तृत जो है वो आनंद मिलता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कहानी के बारे में ये वो कहते हैं, तो कहानी के बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें आपको याद रखनी है कि जो आनंद के साथ जो कहानी आप पढ़ोगे, तो आनंद के साथ विस्तृत विश्लेषण के एक निश्चित ही अर्थ में बहुआयामी छवि सन्निहित होती है। एक छोटी सी कहानी में आप जब इमेजिनेशन करते हो तो उसमें आनंद तो आपको मिलता ही है, आप विश्लेषण तो करते हो, और उसकी जो बहुआयामिता है, एक ही अर्थ के कई सारे अर्थ जब आप निकालते हो, इमेजिनेशन करते हो, इसीलिए छोटी सी जो कहानी भी केवल विनोद के लिए न होकर हृदय पर जो है वो गंभीर प्रभाव डालती है। आज भी कहानी के संदर्भ में प्रसाद जी का जो ये कथन है ये अक्षुण्ण बना हुआ है, और ये जो बहुत महत्व रखता है। तो ग्राम जो है, जयशंकर प्रसाद की जो ग्राम कविताएं हैं, जो कहानी पहले जो कहानी है ग्राम, उसमें इन्होंने जो आधुनिक कहानी है, आधुनिक कहानी ये माना जाता है जयशंकर प्रसाद की, जो हिंदी की पहली आधुनिक कहानी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्राम जो है वो पहली कहानी है,
पहली कहानी ग्राम नहीं है। लेकिन हिंदी भाषा की यदि आपसे पूछ दिया जाए कि पहली आधुनिक कहानी कौन सी है, तो वो ग्राम है, जो कि जयशंकर प्रसाद के लिखा गया है। इसमें जो ग्रामीण की यथार्थ है वह उसके पक्ष को अभिव्यक्त करती है, जिसमें उस युग की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस कहानी के महाजनी सभ्यता का अमानवीय पक्ष पर जिस वास्तविकता के साथ उद्घाट हुआ है, वह प्रसाद जी की सूक्ष्म और सटीक वस्तुवादी दृष्टि का परिचायक है। इस कहानी में इन्होंने जो महाजन प्रथा है उसको अमानवीय बताया है, उस पर चर्चा की है। तो इन्होंने इतनी विस्तृत चर्चा की है, इतनी वास्तविक चर्चा की है, जिससे उनके जो प्रसाद जी की जो सूक्ष्म और सटीक जो वस्तुवादी जो दृष्टिकोण होता है वो यहाँ से दिखने को मिलता है। जो प्रसाद जी हैं उनकी जो अभिरुचि है वो रचनात्मक मानते हुए भूली भी जा सकती है, जबकि एक और प्रसाद की जो ममता कहानी है, इनकी जो कहानी है ममता, उसमें पतनोमुख मतलब कि जो गिरता हुआ सामंत वंश था, सामंतवादी जो व्यवस्था थी, उसके बारे में उन्होंने जो बताया है। और एक और उन्होंने कामायनी की जो कृति है, कामायनी में उन्होंने जो देव संस्कृति है उसके बारे में बताया है। इसमें उन्होंने स्वर्ग और नरक पे चर्चा की है, कहा है कि जो पृथ्वी है उसको स्वर्ग नहीं होना चाहिए पृथ्वी पे, जिस कारण से जो पृथ्वी है उसको पृथ्वी ही होना चाहिए। पृथ्वी पे यदि स्वर्ग बना दिया जाए तो वो जो यहाँ की जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ जाएगी। तो ये चीज़ें उन्होंने जो चर्चा की है। अब बात आती है उनके उपन्यासों की। तो उनके 3 उपन्यास आपको याद रखने हैं। पहला जो है वो कंकाल, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ। तितली, जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ। उसके बाद इरावती है, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ। कंकाल, तितली और इरावती, तो 3 जो है इनकी उपन्यास है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब इनकी डिटेल्स में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। जो कंकाल है उसके प्रकाशित होने पर जो प्रसाद जी की ऐतिहासिक नाटकों से जो नाराज रहने वाले प्रेमचंद्र थे, उन्होंने लिखा है कि जो अत्यंत प्रसन्न होकर व्यक्ति उनकी समीक्षा करते हुए लिखते हैं, हंस में जो है, हंस एक पत्रिका है जिसमें प्रेमचंद्र है, वो लिखते हैं प्रसाद जी के बारे में कि यह प्रसाद जी का पहला ही उपन्यास है, पर आज हिंदी में बहुत कम ऐसे उपन्यास हैं जिसमें उनके सामने रखा जा सकता है। ये जो इतनी बड़ी बात कही है, ये प्रेमचंद्र ने प्रसाद जी का जो उपन्यास है, पहला उपन्यास जो कंकाल है, उसके बारे में इन्होंने कहा है। कंकाल में धर्म पीठों में धर्म के नाम पर होने वाली जो अनाचारों है उसको इसमें बताया गया है। तो ये भी आपको याद रखनी है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों की चर्चा की गई है। तो ये धर्म की इन्होंने इन पर चर्चा की है, धर्म के नाम पर जो अनाचार होता है उसको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो आती है वो तितली आती है। उसके बाद क्या आती है, तो उसके बाद तितली आती है, जिसमें ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत हैं। और इसके प्रकाशित होने पर प्रेमचंद्र ने फिर से हंस में लिखा था, तितली के प्रकाशन होने पर। यद्यपि इसमें कंकाल की साहित्यिक छटा नहीं है, पर दृष्टिकोण की स्पष्टता और विचार की प्रौढ़ता में उनका बढ़ा हुआ है। हम चरित्रों की झलक सी देखते हैं, उनका संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने नहीं आता, मगर शायद यह उनका अखुलापन ही है जो उन्हें हृदय के समीप पहुंचा देता है। कला जितनी छिपाव में है उतनी ही दिखाव में है। तो ये किसने कहा है, तो ये जो प्रेमचंद्र है वो उन्होंने कहा है। और किसके बारे में कहा है, तो तितली जी, इनकी जो इनका तितली जो निबंध है उसके बारे में इन्होंने ये कहा है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आरंभिक समीक्षक जो उनके हुए, आरंभिक समीक्षकों ने कंकाल को यथार्थवादी और तितली को आदर्शमुखी यथार्थवादी रचना मानी है, ठीक है। तो परंतु बाद में प्रगतिशील जो दृष्टिकोण के संपन्न जो आलोचक हो उसमें उन्होंने कहा तितली की वास्तविक महत्व को पहचाना और एक यथार्थवादी रचना के रूप में उसे पर्याप्त महत्व मिला। इसकी जो प्रासंगिकता है वो बढ़ती चली गई। तो तितली में क्या चीजें बताई गई, तो तितली में जो जमींदारी प्रथा है इनके बारे में बताई गई है, जो किसान को समस्याएं इनसे हो रही है, जो पूंजीवाद है, भूमि सुधार है, इन सब के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो हो सकता है यदि आपसे तितली के बारे में पूछ दिया जाए तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें इसमें चर्चा की गई है। इसके बारे में जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है उन्होंने लिखा, ये एक इतिहासकार हैं। उन्होंने जो प्रसाद जी है उनके बारे में कहा है कि प्रसाद जी ने अपने समाज जो संबंधी विचारों को तितली उपन्यास में और मूर्त रूप दे दिया। इस जो हिंदी में है वो हिंदी के साहित्य में जिसमें नया यथार्थ की लहर आई है, तितली उसी की देन है। तितली का यथार्थ हिंदी तथा कथा साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये किसने कहा है, तो ये जो रामविलास शर्मा है उन्होंने कहा है, जो कि एक इतिहासकार हैं।
ईरावती जो इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया प्रसाद जी के अपूर्ण उपन्यास है। ये आपको याद रखना है कि ईरावती जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि ईरावती इनकी जो उपन्यास है वो अपूर्ण है। इससे पहले उनका देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु किससे हुई थी, तो वो कुष्ठ रोग से हुई थी। उनकी मृत्यु कुष्ठ रोग से हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। जिस ऐतिहासिक पद्धति पर प्रसाद जी ने नाटकों की रचना की, उसी पद्धति पर उपन्यास के रूप में वो ईरावती की रचना ये करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति पर उपन्यास लिखने का उन्हें अनुरोध किया था। वो कह रहे हैं कि मैंने उनसे अनुरोध किया था कि इसी पद्धति पर आप उपन्यास लिखें जिस पद्धति पर आप नाटक लिखते हैं, और कई बार अनुरोध किया था, जिसको आगे चलकर जो शुंग काल जिसमें पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र का समय था, उसके चित्र उपस्थित करने वाला एक बड़ा मनोहरक उपन्यास लिखने के उन्होंने हाथ भी लगाया, परंतु उससे दुर्भाग्यवश वो अधूरा छोड़ के चले गए। और वो कौन सा अधूरा था, तो वो अपूर्ण जो छोड़ के चले गए वो ईरावती था। तो ईरावती किससे संबंधित है, तो ईरावती है वो जो शुंग काल है उससे संबंधित है। और इसके बारे में जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो ये भी आपको याद रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, वहां से आपको 2 ही सवाल देखने को मिलेंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हो, 29 तारीख वाला प्रश्न भी देखो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इनसे या तो आपको काल डिवीजन पूछ लेगा कि कौन सा काल डिवीजन कितना होता है, और उसके बाद कथन आपसे पूछे जाएंगे। तो यही 2 चीजें हैं। तो मैं जो भी कथन यहां भी बता रहा हूं उसको भी आपको याद रखना है, क्योंककि यहां से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद नाटक, इनके कई सारे नाटक है जो आपको याद रखना है, जिसमें उर्वशी चंपू, ठीक है, उर्वशी चंपू जो कि 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद सज्जन आता है, कल्याणी परिणय आता है, उसके बाद प्रायश्चित आता है, उसके बाद राज्यश्री आता है। राज्यश्री पूछा गया है एग्जाम में, उर्वशी पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद विशाख आता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आजाद शत्रु कई बार पूछा जाता है, आजाद शत्रु का डेट भी याद रख लो, 1922 ईस्वी में। जन्मे नाग यज्ञ ये हो गया। उसके बाद कामना हो गया। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य 1928 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद एक घूंट 1930 ईस्वी में। उसके बाद चंद्रगुप्त काफी पूछा जाता है 1931 ईस्वी में। ध्रुव स्वामिनी बार बार पूछा जाता है 1933 ईस्वी में। उसके बाद अग्निमित्र जो है वो एक अपूर्ण जो इनकी नाटक है, तो ये आपको याद रखना है। अपूर्ण नाटक इनका कौन है, वो अग्निमित्र है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उर्वशी हो गया, उर्वशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राज्यश्री भी पूछा जाता है, आजाद शत्रु पूछा जाता है। उसके बाद स्कंदगुप्त हो गया। उसके बाद जो चंद्रगुप्त है, उसके बाद ध्रुव स्वामिनी और अग्निमित्र। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जो कल्याणी परिणय है, ये जो नागरी प्रचारणी की जो पत्रिका है, उसमें 1931 ईस्वी में कुछ संशोधन के साथ ही चंद्रगुप्त नाटक में संयोजित कर दिया गया था। जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें ही समायोजित कर दिया गया था, किसको, तो वो कल्याणी परिणय को। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कल्याणी परिणय के बारे में। बाकी इनको हम डिटेल से भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो जो प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद ने उर्वशी और भवभ्रू, उसके बाद चंपू तथा अपूर्ण जो अग्निमित्र है को छोड़कर 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावनात्मक और कुल 13 नाटक इन्होंने लिखे हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने कुल कितने नाटक लिखे हैं, तो इन्होंने अभी तक कुल 13 नाटक लिख दिए हैं। कामना और एक घूंट को छोड़ दे, कामना जो नाटक है और एक घूंट जो नाटक है उसको छोड़ दिया जाए, तो इनकी जो मूलतः जो नाटक है वो इतिहास पे आधारित है, जो भारत की संस्कृति है उस पे आधारित है। जो प्राचीन संस्कृति के सहारे इन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें लड़ने का जो प्रयास किया उसी पे ये आधारित है। इसमें महाभारत से लेकर जो हर्षवर्धन जो है उसके समय तक का इतिहास को आप संग्रहित करके आपको जो वर्तमान की स्थिति है उसके अनुसार इन्होंने लिखा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इनके जो नाटक में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के इतिहास की भीति मिलती है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। प्रसाद जी ने खुद भी स्वीकारा है कि जो पारसी व्यवसायी थे उनने पहले उन्होंने रंगमंच लाया था। जो नाटक है वो क्यों लिखे जाती थी, ऐसा नहीं, नाटक को पढ़ने के लिए तो लिखे ही जाते थे, लेकिन इनका अभिनय भी किया जाता था। तो अभिनय करने के लिए पारसी ने पहली बार जो रंगमंच है उसका जो एपी थिएटर बोला जाता है वो पहली बार इन्होंने लिया था। लेकिन इनका जो एपी थिएटर था, जो थिएटर जो पारसियों का होता था, वो उतनी जो मनुष्य का जो हृदय है उसको नहीं छू पाया था। तो प्रसाद जी ने नाटक के लेखन के आरंभ से ही पौराणिक और ऐतिहासिक दिनों
तीनों की परिशिष्ट के वैचारिक उत्पादन के सामने रखा था। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। इनकी जो रचनाएं थी वो कैसी थी, तो प्राचीन काल के जो युद्ध हुआ करते थे, प्राचीन काल की जो चीजें हुआ करती थी, उनको जो शौर्य हुआ करता था, जो संस्कृति हुआ करती थी, उनको वर्तमान में ये रखने का प्रयास करते हैं। एक और जहां महाभारत के प्रसंगों पर आधारित सज्जन की युधिष्ठिर के धर्म निष्ठा और सज्जनता को एक मूल्य के रूप में प्रस्तुत करना उनका लक्ष्य है, तो वहीं दूसरी ओर वो उन्होंने प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक पात्र जयचंद है उस पर केंद्रित प्रायश्चित और राष्ट्र प्रेम के मूल्य को मानकर वो देशद्रोह का परिचित्र अवात्मक मानते हैं। तो हर चीजों को उन्होंने चर्चा की है, जो चाहे वो प्राचीन काल में जो देशद्रोही हुए हों, प्राचीन काल में जो युद्ध हुए हों, चाहे वो महाभारत के जो सज्जन युधिष्ठिर हैं, धर्मनिष्ठा के जो पात्र हैं, उन पे बात की जा रही है कि युधिष्ठिर कितने धर्मनिष्ठ थे। दुर्योधन के बारे में बात की जा रही है। तो एक और तो वो अच्छे पॉजिटिव व्यू में भी बात करते हैं, लेकिन वो जो देशद्रोही हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं, जो जयचंद हैं उनके बारे में भी वो बात करते हैं। तो हर चीजों पे उन्होंने चर्चा की है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। चंद्रगुप्त नाटक की जो आरंभिक रूप है वो कल्याणी परिणय में पहले ही सदृश हो गई है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। स्वाभाविक है कि आरंभिक रचनात्मक जो प्रयत्न है इसमें अनगढ़ा है, परंतु प्रसाद जी का जो दृष्टि है और दिशा की संकेतक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। राज्यश्री से लेकर ध्रुव स्वामिनी तक, जो मौर्य काल से लेकर हर्ष तक के जो समय है, उसके जो गौरवान्वित अतीत है उसको वर्तमान के रूप में जो रखने का जो नाटकों के सहारे जो प्रयास किया है वो जयशंकर प्रसाद ने किया है। इनका जो स्कंदगुप्त नाटक है, चंद्रगुप्त आदि का जो स्वर्णिम अतीत है, इसको सामने रखकर मानो सोए हुए देश को जगाने का इन्होंने प्रयास किया है। प्रेरणा की है कि वो कितने जो प्राचीन काल में हमारे जो योद्धाएं थे वो कितने जो वीर थे, कितने परिश्रमी थे, उसी तरह से आप भी बनिए और अंग्रेजों को मार कर भगाइए। तो यही उनका जो मेन लक्ष्य है वो यही हुआ करता था। जो नाटक में इनका जो नाटक चंद्रगुप्त है उसमें एक गीत है, कार्नेलिया का गीत, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हो। तो ये आपको याद रखना है कि कार्नेलिया का गीत है वो कार्नेलिया किससे संबंधित है, तो ये सिकंदर से संबंधित है। ठीक है, ये सिकंदर से संबंधित है। तो इसके बारे में भी इन्होंने बताया है कि भारत कितना मनमोहक है, ये आप इसको पढ़ सकते हो। भारत के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई, इसका जो भावार्थ है वो मैंने लिख दिया। ये एनसीईआरटी जो है उसका मैंने क्लिप भी लगा दिया। ये कार्नेलिया का गीत है जिसमें आपको भारत की जो भव्यता है उसके बारे में कहा गया है इस गीत में। उसी तरह से जो कार्नेलिया का गीत है, उसी तरह से एक और गीत आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि देवसेना का गीत, ये स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त जिसने हुनों को हराया था, तो ये स्कंदगुप्त की जो देवसेना का गीत है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये किस में लिखा गया, तो स्कंदगुप्त नाटक से देवसेना का गीत लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो भावार्थ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको आप जब PDF आपको मिलेगा तो उसको आप पढ़ सकते हो। कुछ कथन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं स्कंदगुप्त के बारे में, और डॉक्टर जो सत्य प्रकाश मिश्रा है उन्होंने क्या कहा है। तो स्कंदगुप्त एक प्रकार का प्रसाद द्वारा लड़ा जा रहा राष्ट्रीय संग्राम है। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है। जो साहित्य है उसके सहारे से वो राष्ट्रीय संग्राम लड़ रहे हैं। इसके सहारे से वो कहना चाहते हैं कि जो जिस तरह से जो स्कंदगुप्त में जैसे कि हुनों को हराया था, उसी तरह से आप ब्रिटिश साम्राज्य है उसको हराइए और उसको देश से निकाल कर भगाइए। तो ये कहना है। तो ये जो फोकस है वो यही हुआ करता था, जो जयशंकर प्रसाद का मेन फोकस था वो यही हुआ करता था। अब नाटक में जो इनकी जो भावनाएं होती थी, जो प्रसाद का जो विश्लेषण हुआ करता, तो वो आधुनिक काल के सामाजिक समरसता और राष्ट्रीयता को आड़े में 3 बाधाएं आती थी। प्रसाद जी ने विश्लेषण में कहा है कि आधुनिक काल के सामाजिक की जो समरसता है और राष्ट्रीयता है उसमें 3 बाधाएं आपको मिलेगी। पहली जो सांप्रदायिक भावना, ठीक है, संप्रदाय के तौर पे आप देखते हो कि कितनी लड़ाइयाँ होती रहती है। उसके जो प्रादेशिकता का तनाव, जो एक दूसरे में जो तनाव होता है, जैसे कि आप साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हो, पंजाब का जो पार्ट है उसमें देख सकते हो। उसके बाद पुरुष नारी के बीच का जो असमानता है, तो इन सबको वो बड़ी बाधा मानते हैं सामाजिक समरसता और राष्ट्रीयता को छोड़ने में। उनके जो प्रधान नाटक है जिसमें अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, ध्रुव स्वामिनी, इन सबके सहारे वह उन्हीं जो बाधाएं हैं इन्हीं को वो समाधान देने का प्रयत्न वो करते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो क्या प्रयास करती है, क्या देने का प्रयास करती है, ठीक है। उसके बाद आता है निबंध की बारी। जो निबंध इन्होंने मात्र एक ही लिखा है, ये आपको याद रखना है। निबंध को काव्य और कला तथा
अन्य निबंध, यही इनका निबंध है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो ये निबंध में आपको बस एक ही निबंध आपको याद रखना है। एक याद रखनी है चीजें आपकी कि इनका रचना समग्र, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। जयशंकर प्रसाद की ग्रंथावली पूछा जाएगा कि वो कितने पार्टों में है। तो या तो ऑप्शन में आपको 4 खंड दिया रहेगा, क्योंकि इनकी ग्रंथावली 2 बार प्रकाशित की गई है। तो एक बार तो 4 खंडों में है, जिसमें एक बांटा गया है प्रसाद का संपूर्ण काव्य, प्रसाद का संपूर्ण नाटक एवं एकाकी, प्रसाद का संपूर्ण उपन्यास, उसके बाद प्रसाद का संपूर्ण कहानियां और निबंध। और दूसरा इनमें जो संस्करण आया 2014 में, वो 7 खंडों में बटा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, 7 खंडों में बटा है, ये आपको याद रखनी है। 7 खंडों में बट गया है, और पहला जो है वो 4 खंडों में बट गया है। तो आप देख लोगे कि आपको ऑप्शन में कौन सी चीजें मिल रही है, वहीं से आप इनको टिक कर कर बना सकते हो। इनको यदि अवार्ड की बात करें, सम्मान, तो मंगला प्रसाद पारितोषिका इन्हें मिला है। किसके लिए? कामायनी के लिए, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। कामायनी का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। ये एक महाकाव्य है, ये एक महाकाव्य है, और ये 15 सर्गों में बटा हुआ है। 15 सर्गों में बटा हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी चीजें बता दी है, बस मैंने आपको एक बार रिपीट कर कर बता दिया। ये हमारा वीडियो पूरा था। तो यदि आप हमसे जो सोशल मीडियाज़ हैं इन पे जुड़ना चाहते हो, ये हमारा फेसबुक है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, तो इन सब पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं इन सब का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारा मेल है, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो, या फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपना पर्सनल जो यूज़र नेम है टेलीग्राम का वो दे दिया है। तो वहाँ से आप मुझे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें हमने डिटेल्ड वे में जयशंकर प्रसाद को पढ़ने का प्रयास किया। मैं नहीं सोचता कि इतने भी डिटेल वे में आपको कोई पढ़ाया होगा यूट्यूब पे। हो सकता है किसी ने पढ़ाया हो, लेकिन मैं जितना उम्मीद करता हूँ फ्री में तो कोई इतना नहीं कर पाएगा। तो मेरी इस मेहनत के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। यदि अच्छा लगता है वीडियो तो इसको शेयर भी कर दें, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप वीडियो को शेयर करोगे तो व्यूज है उसकी संख्याएं बढ़ेगी, जो स्टूडेंट्स है वो हमसे जुड़ेंगे, और जब व्यू और लाइक आएंगे वीडियो पे, जब व्यू और लाइक्स आएंगे तो मुझे एक जो कॉन्फिडेंस है वो मेरा बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस मुझे आएगा कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लोगों को अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है, उन्हें फ़ायदा हो रहा है। अन्यथा मुझे ये चीज़ें क्यों करनी पड़ेगी, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँगा जब जो मेरा जो वीडियो है उस पर व्यू ही नहीं आएंगे, उस पर उसका जो लाइक ही नहीं आएंगे, तो मैं इतना फिर मेहनत क्यों करूँगा। मेरा मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को बंद कर दूंगा और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये होगा, ठीक है, आप समझिए चीज़ों को। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो था जिसमें हम जयशंकर प्रसाद के बारे में पूरी चर्चा कर ली है। ये पार्ट 6 था। इसके बाद पार्ट 7 रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आएगा, और उसके बाद मैं प्रयास कर रहा हूँ, पीपीटी में तैयार भी कर रहा हूँ कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएगी, उन सबको मैं बता दूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।